हाय गाइस, मेरा नाम त्रिलोक सिंह है और मैं जम्मू शहर का रहने वाला हूँ। तो मेरी कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। It starts with a feeling of overwhelming doubt and shame. नमस्ते, मेरा नाम त्रिलोक सिंह है और मैं जम्मू शहर का रहने वाला हूँ। बचपन से पढ़ाई में कुछ खास अच्छा मैं था नहीं। राइटिंग स्पीड ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर नहीं थी। तो होता क्या था कि रूल चलता आता था स्कूल में कि आपको अपनी नोटबुक्स बनानी है, आपका रोल नंबर आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड किया जाता था। कि मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी थी कि मैं खुद भी उसे कभी पढ़ नहीं पाता था। कुछ ऐसा था स्कूल का टाइम, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा था, नॉर्मली लोगों को गलत साबित करने का और कह लीजिए कि उनसे सवाल करते रहने का एक शौक होता था मुझे। कैसे किसी टीचर को या किसी बच्चे को उसी की बोली हुई बात में उसी की बोली हुई बात से क्वेश्चन निकाल के, उस टॉपिक से क्वेश्चन निकाल के उसे पूछा जाए, जिसे आज के टाइम पे आप तर्क करना भी कहते हैं। तो तर्क करने की आदत थी और कहीं ना कहीं एक अच्छी आदत थी, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते थे कि जिनका आंसर की टीचर को भी ढूंढने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 दिन लग जाते थे। स्कूल टाइम किसी ना किसी तरीके से घेर घाड़ के खत्म किया। ह्यूमिलिएशन सही, उसके अलावा मोटिवेशन देखी, फेलियर्स देखे, कम मार्क्स देखे, एक कह लीजिए जो कुछ सहना था सहा। जो भगवान चाहता था कि मुझे आगे की लाइफ में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को और रिफाइन करने के लिए, वो सब मैंने उस टाइम पे देखा। काफ़ी हद तक दोस्त जो थे स्कूल के, सिर्फ एक या दो दोस्त ही थे जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी हद तक दोस्त अच्छे मिले और उन दोस्तों की ही वजह से मुझे उस टाइम पीरियड को अच्छे से झेलने का, उसको फेस करने का, कह लीजिए जो शक्ति चाहिए थी, जो एक पावर चाहिए थी अंदर से, वो मुझे उन्हीं से मिली, पेरेंट्स से मिली। क्योंकि जब भी कोई एक बुरा समय चल रहा होता था, बहुत अपसेट होता था मैं, तो हमेशा दोस्त लोग यही बोलते थे कि यार देख, कभी किसी सीधी सपाट रोड पे कोई अच्छा ड्राइवर नहीं बनता, ना ही किसी खाली आसमान में कोई अच्छा पायलट बनता है। तो अगर तेरा जो आसमान है वो बादलों से भरा हुआ है, तूफानों से भरा हुआ, और तेरी जो सड़क है वो खड्डों से भरी है या सड़क नहीं भी है, तो समझ ले कि तेरा जो फ्यूचर है वो अच्छा होने वाला और तू एक बहुत अच्छा इंसान बनने वाला है। मैं बहुत मोटिवेट हो जाता था इस चीज़ के, नहीं हाँ, जो मेरे साथ बुरा हो रहा है कोई बात नहीं, हो लेने दो भाई, आगे को हम फेस करेंगे इस चीज़ को और मेरी बेटरमेंट के लिए जो कुछ भी है। तो ये बात मुझे काफ़ी अर्ली एजेस में समझ आ गई थी। काफ़ी सारी चीज़ें थी जिन्हें मैं कंट्रोल करने की ट्राई नहीं करता था। जैसे कि आप कह लीजिए जो मूवमेंट चल रहा था, मैं कभी भी फ्यूचर के बारे में इतनी टेंशन नहीं लेता था कि आगे चल के क्या होगा, इसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, पढ़ाई में वीक हूँ, फ्यूचर में क्या होगा। क्योंकि एक स्टार्टिंग से ही मेरा ये बिलीव रहा है कि उस चीज़ के बारे में क्या टेंशन लेनी जिस चीज़ का आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर मेरे पास, मुझे नहीं पता कि कल सुबह उठ के मेरे साथ क्या होने वाला है, तो मैं उस चीज़ की फिक्र ही क्यों करूं, मैं उस चीज़ की टेंशन लूं ही क्यों। तो कुछ ऐसा एटीट्यूड रहा, अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी किए। एक जो बचकाना दिल था वहां से लेकर एक काफी हद तक मैच्योर बच्चे तक का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड था वो मैंने देखा। टॉन्ट वगैरह ज्यादा मिलते थे काफी, तो उन चीजों से काफी कुछ सीखने को मिला। एक अपना क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव मैनर में लेना सीखा, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कैसे हुआ जाए वो सीखा। जो भी मेरे क्रिटिसिज्म था, जो भी मेरे फेलियर्स थे, मैं आज के टाइम पे सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि वो सब मेरे लिए ही बने और मेरी बेटरमेंट के लिए ही बने थे। जैसे जैसे मुझे अपनी सराउंडिंग्स की और अवेयरनेस होनी शुरू हुई, मैंने चीज़ें सीखी। काफ़ी छोटी एज में वेल्डिंग सीख ली थी। इसके अलावा क्योंकि वेल्डिंग सीख ली थी, जान पहचान बढ़ गई थी। इसके अलावा पैसों का एक रूल था कि तुझे जितने पैसे चाहिए दिए जाएंगे, बस उसका एक रीज़न होना चाहिए, सिंपल सा, कि तुझे पैसे किस लिए चाहिए और कहाँ खर्चने हैं।
और उस चीज़ का प्रॉपर हिसाब दिया जाएगा घर पे उन्हें खर्चने के बाद। ये कुछ छोटे मोटे रूल्स थे जो मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस थी। जब मैं 10th मैंने अपनी पार की, कुछ खास नंबर थे नहीं, नॉन मेडिकल में एडमिशन मिल नहीं पाई क्योंकि जो नया स्कूल था उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब आपके नंबर इतने कम है कि अगर हमने आपको एडमिशन दे दी तो हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारे को पूरी गारंटी कि आप फेल हो जाओगे। तो उन्होंने मुझे कॉमर्स में एडमिशन दे दी, मैंने 11th कॉमर्स में की। और मीनवाइल हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर ने, जो मेरा नया स्कूल था ऑब्वियसली, उसके जो प्रिंसिपल थे सर थे, उन्होंने एक बहुत ही टॉन्टिंग मैनर में सबको जनरलाइज एक बात बोली कि अगर नहीं होती आपसे कॉमर्स या नहीं होता अगर आपसे नॉन मेडिकल तो आप जाके किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। पॉलिटेक्निक मेरे लिए एक बड़ा नया सा वर्ड था और मुझे ज्यादा पता नहीं था इसके बारे में, बट स्टिल हमने रिसर्च की, गूगल किया, उसके बाद हमने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस क्लियर हुआ। और वो पहली बार था, पहली नहीं एक्चुअली दूसरी या तीसरी बार था जब मेरा नाम अखबार में छपा हो। पहली बार एक्चुअली मैं कुछ कार्टून्स भी बनाया करता था, ड्राइंग के स्किल्स अच्छे थे स्कूल टाइम पे, तो वो कार्टून्स मेरे कुछ 2-3 के करीब न्यूज़पेपर्स में आए थे। खैर उसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, तो मैं उनको अपनी कोई अचीवमेंट नहीं कहता। तो पहली बार मेरी वजह से मेरा नाम अखबार में आया था। मुझे तो एकदम सेलिब्रिटी फील हो रहा था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज गए, एक साल 11th क्लास में धक्का खाने के बाद, एग्जैक्ट एक साल भी ऑलमोस्ट एक साल 11th क्लास में धक्का खाने के बाद मैं पहुंचा पॉलिटेक्निक कॉलेज में। क्या एंट्री थी वो! बेसिकली एक जो ड्रीम कॉलेज होता है ना, कैसे ट्रायंगुलर शेप में उसकी बिल्डिंग है, साइड पे वर्कशॉप्स है, बड़ी बड़ी क्लासरूम्स है, उस टाइप का कॉलेज मिला। वहाँ गए तो जो कुछ हमने वहाँ पे देखा, उस टाइम पे ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए कहा गया। अगर मैं शुरू से बताऊं तो कुछ खास इतना पता नहीं था, बस तब तक ये पता था कि हाँ भाई मेरे को मोटर्स में, मैकेनिकल पार्ट्स में दिलचस्पी है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने फर्स्ट प्रायोरिटी भर दी, जो कि हमें मिल भी गई। जब हम कॉलेज में गए, वर्कशॉप में हमें पहली बार लेके गए और मैं तो एकदम ऐसे हो कि यार ये तो हमारे वहाँ पे, मैं तो पला बड़ा हूँ इन चीज़ों में, खेले कूदे इन चीज़ों को देख देख के, तो ये यहाँ पे ये सब कुछ सिखाया जाता है, ये तो मेरे को पहले से आता है। मैंने फर्स्ट ईयर से ही ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि नहीं, अब जो मैंने स्कूल टाइम पे जो कुछ भी मैंने डिसाइड किया था कि ये बनाऊंगा, इसको रिफाइन करेंगे, ये मेरा आइडिया है, जो कि कुछ टीचर्स ने नकार दिया था कि भाई पहले कॉपियाँ बना लीजिए, बाद में ये सब कुछ बनाना। फिर हमने वो सब कुछ बनाना शुरू किया और फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने कुछ एक कमिटमेंट्स की, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ नोवेयर थी। मैंने अपने टीचर्स को कुछ एक चीज़ें कमिट की, कुछ एक कंसेप्ट कमिट किए कि मैं आपको फाइनल ईयर तक ये चीज़ बना के दूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। फर्स्ट ईयर से ही प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से लेके पहले सीखा कि टूल्स को क्या बोलते हैं, फिर वही चीज़ जो कॉलेज में सीखी थी उसका रिविजन कर लेना हमने मोहल्ले में जाके। घर जाना, बैग पैक वगैरह खोलना, सब कुछ करना, नहा धो के एकदम बढ़िया से हमने दी वर्कशॉप पहुंच जाना वहाँ पे। तो पूरे मोहल्ले में एक एक दुकान के बाद घूम घूम के सारी चीज़ें जो हमें कॉलेज में पढ़ाई गई थी वो दोबारा से उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी कि भाई जो मेरे को पढ़ाया गया है वो सही है भी है या फिर वो ऐसी गप मार रहे थे। तो उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट की, उन्होंने मुझे और एजुकेट किया और रिफाइन किया। पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर आने तक मैं काफ़ी उन चीज़ों में रिफाइंड हो गया था, क्योंकि मेरी एज ग्रुप का उस टाइम पे मेरे लोकेलिटी में, हमारे मोहल्ले में कोई था नहीं। तो मैं नॉर्मली अपने से छोटे एज के बच्चों के साथ रहता था, जो कि उस टाइम पे मुझे अपने साथ देखकर बहुत ऑकवर्ड फील करते थे कि अरे यार तू तो बड़ा हो गया, तू कॉलेज में जाता है, तू कहाँ हमारे साथ घूम रहा है, तू अभी दूसरी जगह जा। तो तू तरह करके बात होती थी हमारी। तो अब और कोई तो था नहीं, तो मैंने क्या किया कि जी साइकिलिंग पे वो लोग सारे एवरी संडे दे यूज्ड टू साइकिल, सबके पास अपना अपना साइकिल होता था। मेरे पास भी अपना साइकिल था, 2004 में मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। वो इतना पुराना हो गया था कि मेरे पे बहुत ऑड लगता था चलाना, प्लस वो एक चलने लायक हालत में भी नहीं था, रिपेयर मांग रहा था। एकदम से आइडिया स्ट्राइक किया कि क्यों ना इसको काट के आगे से लंबा कर दिया जाए, पीछे से लंबा कर दिया जाए, सेंटर में सीट रख दी जाए, एकदम इसको वी शेप का हैंडल दे दिया जाए। हमने कहा भी अब सब कुछ आता ही है, सारे कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे, पॉलिटेक्निक में भी हूँ, प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और नाम भी हो जाएगा। क्योंकि डिस्कवरी चैनल देखते थे जी, अमेरिकन चॉपर नाम से वहाँ पे सीरियल आता था, ऑरेंज काउंटी कस्टम्स के नाम से। उन्हें देख के अरे इतना बड़ा मोटरसाइकिल,
इतना लंबा मोटरसाइकिल। तो एक होता था कि यार कितना कूल होता होगा इसको चलाना। हमने वो चीज़ डिज़ाइन की, बनाया मैंने उसे अपनी लोकल हेल्प से, उनकी गाइडेंस से। जब वो चीज़ बन के निकली तो पीपल वर लाइक अरे यार इतना लंबा साइकिल। और मैं भी बहुत चालाक था। मैंने क्या किया, जैसे कि एजेंसीज वाले, बड़ी बड़ी कंपनी, महिंद्रा हो गया, टीवीएस हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, ये जब भी कोई अपना बाइक लॉन्च करने वाले होते हैं तो लॉन्चिंग से पहले टेस्ट ड्राइव के टाइम पे वो उसे कैमोफ्लाज में कवर कर देते हैं। अब मेरे पास कैमोफ्लाज तो था नहीं, मैंने लिफाफों के साथ उसको ऐसे कवर किया कि किसी को पता ना लगे कि ये क्या है। और जब मैं रात को उसको लेकर निकला, जो गाड़ियों ने मुझे रोकना शुरू किया, मैं तो खुद हैरान हो गया। मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मैं तो बस अपने मोहल्ले के छोटे बच्चों के साथ घूमने जाना चाहता था, मैंने इसलिए वो साइकिल बनाई थी। बट ये तो जी अब उन्हें मेरे साथ घूमने जाने के लिए मजबूर कर रही थी ये साइकिल। रिस्पॉन्स बहुत ही ओवरवेलमिंग था, अनएक्सपेक्टेड था। उस टाइम तक मुझे कुछ करना था, एक ऐसे रास्ते पे चलना चाहता था जिस पे अभी तक कोई नहीं चला था। अनइंटेंशनली मुझे वो चीज़ मिल गई। तो मैंने अपना एक रास्ता पकड़ लिया कि नहीं भाई, अब ऐसी लंबी साइकिल्स बनानी है और इंडिया में इनका ट्रेंड चलाना है। तो किसी ना किसी तरीके से हमने जी वो साइकिल बनाई। बहुत सारी गलतियां थी, पॉपुलैरिटी खाई, न्यूज़पेपर्स में नाम आया, फिर इंटरव्यूज़ हुए, सीखने को मिला। फिर उसके बाद पता चला BSA हरक्यूलिस के बारे में कि वो एक कंपटीशन करवा रहे हैं डिज़ाइनिंग का। तो उसमें हमने फाइल किया और उसके बाद हमने इंटर्नशिप ज्वाइन की BSA हरक्यूलिस की एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जो कि लुधियाना में है, प्रताप इंजीनियर्स के नाम से। जहाँ पे जाकर मैंने पहली बार अच्छे से साइकिल बनता देखा। साइकिल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो सीखी, और साइकिल के लिए जो डायनामिक्स चाहिए, कैसे डिज़ाइन करते हैं, एक इंडस्ट्री कैसे काम करती है, वो सारा कुछ सीखा। वहाँ पे मैंने अपना दूसरा साइकिल भी बनाया, और वो साइकिल इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। क्योंकि वो जो साइकिल इंडस्ट्री के ओनर थे, एक तो वो हमारे रिलेटिव भी लगते थे। वहाँ का जो स्टाफ था, इंदर भैया हैं मेरे, इंदरजीत सिंह, उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने अपना पर्सनल एफर्ट इसमें लगाया। और जो ओनर थे, उन्होंने मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कोई भी इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट रिवील नहीं किया। उन्होंने बस मुझे एक हिंट दे दिया, एक रास्ता दिखा दिया कि बेटा यहाँ पे ये मिलता है, अब ढूंढ लो। वहाँ से लोकल लुधियाना की मार्केट में मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने, और मुझे मार्केट के बारे में सब कुछ पता चला कि क्या चीज़ कहाँ से मिलती है। वहाँ से वो साइकिल बनाया हुआ सीखने के बाद कि साइकिल कैसे बनाते हैं, क्या है क्या नहीं, सब कुछ A to Z सीखने के बाद कि हम उस साइकिल को जम्मू लेके आए। जम्मू आने के बाद जो उसका ग्रैंड रिवील हुआ, न्यूज़पेपर वाले पीछे दौड़ रहे हैं, मीडिया वाले कैमरा कंधे पे रख कर दौड़ रहे हैं, तो एक लाइमलाइट मिली, लाइमलाइट पे एक्सपीरियंस मिला। वहाँ से लाइफ चेंज और ज़्यादा चेंज हुई। फिर मैंने और साइकिल्स बनाए, ऑर्डर पे साइकिल्स बनाए, कस्टमाइज किए, मोटरसाइकिल्स की थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन शुरू की। फिर उसके बाद हमने जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एक कमिटमेंट की थी, जिसके बारे में आपको बता रहा था, वो था कि क्योंकि अब हमारा कॉलेज जो था वो पॉलिटेक्निक हमारा एक नहर पे बेस्ड था, एक नहर के साथ उसका रास्ता जाता था, अखनूर रोड जिसे कहा जाता है जम्मू में। मुझे एक बहुत अजीब चीज़ लगती थी कि यार हम लोग रोज़ सुबह बेसिकली नहर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और दोपहर को नहर के साथ जो नहर का फ्लो है उस डायरेक्शन में हम डेली आते हैं वापस। वो तकरीबन 20 किलोमीटर लंबी एक कैनाल थी, और मेरा कंसेप्ट ये था कि मैं उस कैनाल को ट्रैवलिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करना चाहता। तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर तक हमने उसकी जानकारी इकट्ठी की, उसे ऑब्जर्व किया, देखा कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने अपना फिफ्थ सेमेस्टर ख़त्म होते हुए हमने अपना प्रोजेक्ट चूज़ किया कि हम एम्फीबियन रिक्शा बनाएंगे। 7-in-1 फ्लोटिंग रिक्शा हमने उसे नाम दिया। इस रिक्शा की स्पेशलिटी ये थी कि वो फ्लोट भी करता था, वो रोड पे भी चलता था, और उसके बाद आप उसे लोड कैरियर की तरह भी चला सकते थे, क्योंकि उसकी सीट फोल्ड हो जाती थी। और उसके बाद आप उसे पेट्रोल, बैटरी और कंप्रेस्ड एयर
3 फ्यूल पे आप उसे चला सकते थे। तो ये 7-in-1 हमारा फ्लोटिंग रिक्शा था, जो कि इतना कुछ ज़्यादा इंजीनियरिंग वाइज कोई ब्रेक थ्रू नहीं था, बट हाँ एक यूनिक चीज़ थी। और बेसिकली ये अनसिंकेबल था क्योंकि काफ़ी कुछ रिलेटिव्स हमारे मर्चेंट नेवी में थे, तो नेवी की बुक्स पढ़ी, शिप डिज़ाइनिंग की देखी, इम्पेलर्स देखे, वहाँ से और नॉलेज बढ़ी, बुक्स पढ़ी, वो बनाया। अनफॉर्चुनेटली वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि वो 1-1.5 महीने में कंप्लीट नहीं हो सकता था, तो वो हमने इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ही सबमिट करवाया। और वो कंसेप्ट जो था वो कहीं ना कहीं वहीं दफन हो गया, जो कि आज भी मेरी लाइफ का एक रिग्रेट है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस कंसेप्ट को फिर से रिवाइव करके उसे जम्मू कश्मीर के अलावा जितनी भी बाकी मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे कनाल किसी हाईवे के साथ बहता है उसे हम यूज़ करें, क्योंकि एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि जब आप नहर के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप बेसिकली उस रिक्शा को नहर में उतार लीजिए, और जब आपने वापस आना है तो मीनवाइल आप उसके टायर नीचे कीजिए और वापस आ जाइए। तो आपका एक साइड का खर्चा बच जाता है, जिसे मैंने 6th सेमेस्टर आने तक कंप्लीट भी किया। काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो, एक गलतियाँ पता लगी। उसके बाद मटेरियल्स पढ़े, पता लगा कि मेरी गलतियां कहाँ थी। 2013 में जब मेरा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक ख़त्म हुआ, बड़ी हंसी आती है सोच के, उस समय मेरा डिप्लोमा ख़त्म नहीं हुआ था। उस समय भी मैं फेलियर ही था, मेरे 1-2 सब्जेक्ट्स रहते थे, बट स्टिल मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कभी इस चीज़ को मुझे सेटबैक की तरह नहीं दिखाया। उन्होंने यही बोला कि कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई है और कुछ करो और साथ साथ एग्ज़ाम देते रहो। एग्ज़ाम का क्या है, कभी ना कभी क्लियर हो ही जाएगा। एग्ज़ाम देते रहे। मीनवाइल हमने जॉब ज्वाइन की मर्सिडीज बेंज में और BSc हरक्यूलिस में लुधियाना में रहा। उसके अलावा 2014 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, उस टाइम पे मैं बॉश मेगा पावर में काम कर रहा था, जहाँ पे कार सर्विसेज में मैं डिप्लॉयड था। मैं अपना एक सप्ली का एग्ज़ाम था जो 2014 में था, अगस्त में, उसके लिए मैंने छुट्टी ली थी जॉब से, और एक कस्टम बाइक का मैंने प्रोजेक्ट पकड़ा था। मैंने नई बाइक खरीदी थी, हार्डली 10-15 दिन हुए थे बाइक खरीदे हुए, TVS अपाचे 180। उस बाइक पे मैं काफ़ी जगह घूम आया था उसी 15 दिनों में, बट स्टिल एक दिन मैं अपने उस कस्टम बाइक वाले प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जा रहा था। हमारे यहाँ पे एक ब्रिज है जहाँ से एक मंदिर का व्यू दिखता है। वो मंदिर एक पहाड़ी पे बेस्ड है। पता नहीं क्या था उस दिन, मौसम ऐसा था कि एकदम ठंडी हवा चल रही है, बादल है, और सिर्फ उस मंदिर के ऊपर ही सनराइज पड़ रही है। अब मैं ब्रिज पे हूँ और मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में देखता हुआ जा रहा हूँ कि अरे यार मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है आज तो जी शाम को होके आएंगे, मौसम बहुत अच्छा है। तो वहाँ से हमने जब आगे देखा, एकदम से पता नहीं कैसे भैंस आगे आ गई। हम गिरे नीचे और पीछे से जो बाइक आ रहा था मेरे पेट के ऊपर से चढ़ के निकल गया, जिसकी वजह से शुरू में तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप इसे ले जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ दब लग गई है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बट एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद पता चलता है कि मेरे इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी और मेरे 3 से 4 ऑर्गन्स डैमेज हो चुके। इसकी वजह से पेट बिल्कुल फूल चुका था और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। खून की उल्टियाँ हुई। 7-8 घंटे तक मेरी सर्जरी चली। 1 महीना ICU में रहे और 1 साल के लिए टोटल बेड रेस्ट, जिसमें मुझे वजन उठाना मना था, हैवी काम करने मना थे, चलना मुझे अप्रॉक्स 2 महीने तक मना था। शरीर पे टोटल उस टाइम तक 70 के करीब स्टिचेस लगे थे और अब तो 98 हो चुके हैं। 2 स्टिचेस बचे हैं सेंचुरी पूरी होने में, तो मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक टैटू प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे, 100 बट नॉट आउट का, 100 स्टेजेस हो गए बट स्टिल आई एम नॉट आउट। उस दिन बहुत कुछ पता चला लाइफ के बारे में। बस यही लाइफ है, जो करना है कर लो। 1 साल बेड पे रहने के लिए कहा था, बट स्टिल उस टाइम पे अपनी मैं मर्सिडीज रिस्टोर कर रहा था। और हम घर पहुंचने के कोई हफ्ते के बाद मैं गाड़ी चलाने लगा। फ्रेंड को साथ लिया घर पे, ये बोल के कि ये गाड़ी चलाएगा वैसा, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बस बैठूंगा साथ में। शरीर में से पस निकलती है जब भी आपके कुछ ऑर्गन निकाले जाएं शरीर में से, उसे कलेक्ट करने के लिए एक लेफ्ट में से और एक राइट में से ट्यूब और एक बैग लटकाया जाता है, जिसे कि फ्री फ्लूइड कहा जाता है। तो वो फ्री फ्लूइड की जो कंटेनर्स थे वो मेरे शरीर में से लटके हुए थे। चलने की इजाज़त थी नहीं, बट स्टिल मैं फ्रेंड के साथ गया। हम गाड़ी चेक करने गए, गाड़ी सारा हमने चेक की कि हाँ जी पेंट कैसा हो रहा है, टाइम पे जाके उसको डिलीवरी दी गाड़ी की। ये सब जब
बॉडी में से बैग बाहर निकले हुए थे। तो उसके बाद हमने गाड़ी डिलीवरी ली गाड़ी की। घर पे जैसे ही गाड़ी पहुंची तो मैंने किसी ना किसी तरीके थोड़ा बहुत जोर लगा के उसके इंटीरियर पैनल्स खोले, सारी गाड़ी डिसमेंटल की इंटीरियर वाइज। अब एक्सटीरियर पेंट हो चुका था। वो 1978 की मर्सिडीज W123 240D थी, उसे मैंने रिस्टोर किया जब मैं बेड पे था। तो वो रिस्टोर होने के बाद मैंने सोचा कि यार कॉलेज लाइफ कुछ इनकम्प्लीट रह गई है, तो क्यों ना थोड़ा इन्जॉयमेंट किया जाए। अभी इन्जॉयमेंट थोड़ी कम लग रही थी। मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। कुछ पता नहीं था कि कहाँ एडमिशन लेनी है। बाय चांस, बाय लक मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रहा था। जैसे ही हम अंदर गए मैंने को कंफर्म हो गया कि अब मैं यहीं पर ही पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का जो एटमॉस्फेयर था वो मेरे लिए आइडियल था। तो स्टाफ बहुत सपोर्टिव निकला, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने उनको अपनी कैपेबिलिटी दिखाई। काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए वहाँ पे। ऑन एन एवरेज हर सेमेस्टर में मैं 2 प्रोजेक्ट के करीब बनाया करता था, 2 से 3, जिनमें से एक मेरा अपना होता था और जो 2 होते थे वो अपने कलीग्स के लिए, अपने क्लासमेट्स के लिए बनाया करता था। तो इसी बीच मुझे पेटेंट्स के बारे में पता लगा कि पेटेंट्स नाम की एक चीज़ होती है जिससे कि आपका कोई डिज़ाइन चोरी नहीं करता और आपका जो इन्वेंशन होता है वो सिर्फ आप तक ही रहता है, उसके राइट्स आपके पास रहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ उसे कहा जाता है और इसकी बहुत वैल्यू है। तो क्योंकि मैंने साइकिल्स बनाए थे तो मैंने सोचा चलो, मैं नहीं चाहता कि मेरे ये साइकिल्स और कोई कॉपी करे, तो चलिए इन्हें पेटेंट कराते हैं। एक एक करते करते मैंने पेटेंट्स करवाए। फिर एक दिन सो रहा था, ध्यान में आया कि यार, सोते हुए सपना आया कि एक साइकिल का फ्रेम है जिसमें सिर्फ एक ही पाइप है और वो पूरी की पूरी पाइप रोटेट होके उसका फ्रेम बना रही है। तो उसी टाइम झटके से उठा और मैंने उसको ड्रॉ कर लिया। जैसे ही वो ड्रॉ हुआ मेरे को लगा कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बट अब सो जाते हैं, सुबह उठ के काम करेंगे इस पर। तो वो मैंने ड्रॉ किया, मुझे बहुत पसंद आया। वो खुद को ये डिज़ाइन कर रहे, मैंने क्या बना दिया, बहुत बढ़िया बन गया ये तो उसे हमने पेटेंट करवाया, उसे मैंने बनाया, मार्केट में बेचा और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, जिसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा। इसके पहले 3rd से 4th सेमेस्टर के बीच में हमने क्योंकि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी कि कोई ना कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा था, तो मुझे भी मौका मिला वहाँ के फॉर्मूला ग्रीन नाम के एक प्रोजेक्ट में शामिल होने का। गो कार्ट रेसिंग का पता चला, उसमें शामिल होने का मौका मिला। उसके अलावा ई कार्ट में शामिल होने का मौका मिला। ऐसी गाड़ियाँ हमने बनाई, उसमें मुझे प्रोडक्शन हेड का काम मिला कि जो भी प्रोडक्शन रहेगी उसे मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा और उस गाड़ी को A to Z मैंने अपने इन हाथों से बनाया। चेसी से लेके, सीट से लेके, स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक पेडल, सब कुछ उन गाड़ियों में मैंने बनाया। नो डाउट उसमें बाकी टीम का बहुत एफर्ट लगा, बट जो वेल्डिंग से लेके उसको जोड़ना, उसकी अलाइनमेंट करनी, एक्यूरेसी लानी, वो सब कुछ मैंने वहाँ पे सीखा। अपने आप में और रिफाइनमेंट लाई। बहुत अच्छी टीम मिली मुझे वहाँ पे। टीममेट्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे और बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे। कईयों का डिज़ाइन में स्किल था, तो जो उनका स्किल था और मेरा स्किल था, मिलके इन दोनों चीज़ों ने मुझे और रिफाइन किया। वो गाड़ी हमने बना के हम लेके गए कोयम्बटूर, हमने उससे रेस किया, हम सेकंड आए और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक्सीडेंट से लेके, उस गाड़ी के एक्सीडेंट से लेके उसकी सक्सेस तक, रातों रात हमने वो गाड़ी बनाई। इवन वहाँ पे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे, क्योंकि हमें इतना डिसिप्लिन नहीं था, हम इतने एक्सपीरियंस नहीं थे इन कॉम्पिटिशन्स में जाने के लिए, हम लास्ट मोमेंट तक हमारी गाड़ी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो हमने ओवरनाइट काम किया वहाँ पे, लगातार 3-3, 4-4 रातों तक जागे। होटल्स की, कोयम्बटूर की बात बता रहा हूँ मैं, वहाँ के होटल्स की पार्किंग लॉट्स में हमने काम किया और ओवरनाइट हमने गाड़ी तैयार। वहाँ के जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे वो भी हमारे काम को देखकर इतना खुश हुए, इतना इम्प्रेस हुए कि दे यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट अस दैट दे सेड वी बिल्ट दिस कार in 1.5 years, the car they brought. But we have seen you completing this car in 4 days, 3 nights. ये बात सुनकर, क्योंकि वो साउथ इंडियंस थे, वो हिंदी इतना फ्लुइडली नहीं बोल पाते थे, बट ये बात सुनकर जितना गर्व हमें हुआ उतना शायद मुझे आज तक कभी नहीं हुआ था।
और मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हुआ इस चीज़ से। और उसके बाद मैंने जैसे कि बताया कि मैंने उसके बाद जो हॉकर है वो साइकिल बनाया और अपना स्टार्टअप रजिस्टर कराया गे टेक्नोलॉजीज़ के नाम। अब मुझे गे टेक्नोलॉजीज़ को नई हाइट्स पे लेके जाना था। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत स्कोप था, मार्केट में प्रोडक्ट का बहुत स्कोप था, तो मैंने ट्राई किया उसे स्टार्टअप इंडिया के अंडर आगे लेके आने। बहुत कोशिश की, बट कुछ ना कुछ कह लीजिए करप्शन की वजह से मैं उन चीज़ों में इतना एक्सेल नहीं कर पाया, क्योंकि बैंक्स में काफ़ी हद तक करप्शन थी। उसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स थे जहाँ पे काफ़ी हद तक करप्शन थी, जिन्होंने कि मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया। अपनी पॉकेट्स के बारे में ज़्यादा सोचते रहे, बट स्टिल जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। उन्होंने मुझे वहाँ सपोर्ट नहीं किया और मुझे द सेफ जोन को क्रिएट करने का मौका मिल गया, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2014 में। तो 2014 के बाद 2014 7 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि सेफ्टी एक मोटरसाइकिलिस्ट के लिए कितना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने द सेफ जोन के नाम से अपना एक स्टोर शुरू किया, जहाँ पे मैं मोटरसाइकिल राइडिंग गियर से लेके जेन्युइन सर्विस तक सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। द सेफ जोन जो एक नाम है वो सिर्फ आपकी राइडिंग गियर के लिए या फिर आपकी पर्सनल सेफ्टी के लिए ही हमने नहीं बनाया था, वो आपकी बाइक के लिए भी एक सेफ जोन है। क्योंकि वहाँ पे जो मार्केट में चोरी हो रही है आपकी बाइक्स को लेके, जैसे आपको ओवरचार्ज किया जा रहा है, जो कुछ भी आपके साथ आपके एक्सपीरियंस को बुरा बना रहा है एक मोटरसाइकिल ओनरशिप के लिए, उस सब चीज़ों से हमने आपको सेव करने के लिए सेफ जोन के नाम से स्टोर बनाया, जिसमें हम कस्टमर को एजुकेट करते हैं कि आपकी बाइक में क्या चीज़ है, आपकी बाइक कैसे काम करती है, उसे कैसे इमरजेंसी में रिपेयर करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसमें शुरू की, जिससे कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और मेन बात ये थी कि मुझे, क्योंकि करना बिजनेस था, गे टेक्नोलॉजीज़ को बड़े लेवल पे लेके जाना था, बट गे टेक्नोलॉजीज़ इतना बड़े लेवल का गेम था कि अगर मैं गिरता तो बड़ा गिरता। तो मैंने सोचा अगर चलो गिरना ही है तो क्यों ना छोटा गिरते हैं। सेफ जोन शुरू कर लिया, और उसके बाद जो कुछ मैंने प्लान किया था कि ऐसे करके बिज़नेस चलाएंगे, वैसे करके बिज़नेस चलाएंगे, इस तरीके से हम प्रमोशन करेंगे, ऐसे प्रमोशन में पैसा कम लगता है, ऐसे लोग ज़्यादा कन्विंस होंगे, वो सारी चीज़ें, वो सारी मैंने सोच जो मेरी थी वो मैंने द सेफ जोन पे अप्लाई की, और उसका एक ओवरवेलमिंगली बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी उससे। और आज हम अपने जो नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है गे टेक्नोलॉजीज़ की, उसका काम काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि मेरे स्कूल से लेके जो मेरी कॉलेजेस तक की जर्नी थी, जो मेरी जॉब्स की जर्नी थी, वो सब ने मुझे आज इतना रिफ़ाइन किया। द सेफ जोन ने मुझे इतना रिफ़ाइन किया, मेरे कस्टमर्स ने मुझे इतना रिफ़ाइन किया, मेरे क्रिटिसिज्म और मेरे फेलियर से मुझे इतना रिफ़ाइन किया कि मैं आज अपना जो ड्रीम है द सेफ जोन के अलावा जो द गे टेक्नोलॉजीज़ के नाम से है, मैं आज उसे फुलफ़िल करने के पूरे रास्ते पे चल रहा हूँ, और होपफुली जल्दी ही आप सबको उसके बारे में भी अपडेट मिल जाएगा, जिसके लिए मैं खुद 2012 से वेट कर रहा हूँ। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मेरे फ्यूचर प्लान्स के रिगार्डिंग रहिए मेरे साथ कनेक्टेड थ्रू स्टबर्न स्टोरीज।